आज हम ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे ASA क्राइटेरिया का प्रूफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आता है। जनरली निर्जा मोदी के पेपर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या है ASA कॉन्ग्रुएंस? कल हमने बात की थी कॉन्ग्रुएंस की, कि यदि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है सपोज ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम हमने लिख दिया PQR। अब आपको बोला है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल। दो एंगल मतलब हमने मान लिया कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। और जब आप देखो, अब आप इसके ऊपर इंक्लूडेड साइड के लिए बेटा सिंपली यदि मैं ट्राइंगल ABC मैंने ड्रॉ किया तो ये आया। अब मैं दूसरा एंगल जो है यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो लाइन कैसे आ रही है? दिस। सो यू कैन सी द इंक्लूडेड साइड। आपको क्या नज़र आ रहा है? ये रेड और ग्रीन दोनों लाइन इस लाइन पे आई है BC पर। BC एंगल B का भी पार्ट है और एंगल C का भी पार्ट है, तो दिस इज इंक्लूडेड साइड, है ना। सेम वे में यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें एंगल R, तो ये आपका एंगल R है, हाँ। और इधर से हम ड्रॉ करें एंगल Q, तो ये आपका एंगल Q है। तो ये वाली साइड जो है QR, ये दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल में एंगल Q और एंगल R दोनों का पार्ट है ये वाली आर्म, इसीलिए ये इंक्लूडेड साइड है ना। तो ये छोटी सी बात है समझने की, समझ में आ गया? इसको याद रखो, इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड साइड कैसे देखी जाती है। तो अब हम सिंपली यदि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये एंगल है, हमने इसमें ये सब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। आपको बस अब ये याद रखना है कि यदि हमारा ये एंगल है और ये एंगल है तो इन दोनों की इंक्लूडेड साइड ये तो हो नहीं सकती, ये तो अलग अलग है। तो ये वाली जो साइड है, हाँ, जिसमें ये आपने लिखा ट्राइंगल का नाम ABC और दूसरे एंगल का नाम लिखा ACB, तो आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें A और B आया, इसमें A और B आया, तो कॉमन आपके एक्चुअली तीनों ही आए हैं, पॉइंट्स तो तीनों ही आए हैं। पर यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो ABC और ACB, तो कॉमन कौन सी हुई? BC। AB और AC है, इसमें AB है, इसमें AC है, इसमें BC है, इसमें CB है। आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे ABC है और ACB है, तो ओवरलैप क्या किस पे कर रहा है? AB पे AC है, डिफरेंट है। BC पर CB है, BC एंड CB इज़ वन एंड सेम थिंग। और तीसरा AC है और AB है, तो भी पता चला। तो ये सिंपल सी बात है, ये बात आप याद रखिए, ठीक। अब हमने यदि एंगल Q और एंगल R में देखा तो एंगल Q, ये आपका एंगल Q, ये आपका एंगल R, तो कॉमन साइड कौन सी हो गई? QR, ठीक। ये सिंपल सी बात है, इसको 100% इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हमको क्राइटेरिया लगाना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंक्लूडेड एंगल, कौन सी इंक्लूडेड साइड। तो ये आपकी ये एंगल्स के बीच वाली साइड जो है, जो दोनों एंगल्स में कॉमन है, दोनों का पार्ट है, दैट इज नोन एज इंक्लूडेड साइड। तो यदि हमारे दो एंगल आपस में इक्वल हैं और ये इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो वी वांट टू प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव क्यों करना है? क्योंकि प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरम। तो दिस इज अ थ्योरम, तो थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है, इस पर्टिकुलर थ्योरम का, ठीक। अब हमारे पास एक्सियोम क्या है? SAS। एक्सियोम क्या होता है? जिसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जो हर कंडीशन में सही ही होता है। हाँ, ऐसी बात जो हमेशा सच ही होगी, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसको कोई प्रूफ की ज़रूरत है? आप रोज़ उठ के देख लो, सन रोज ईस्ट से ही उगेगा, अलग डायरेक्शन से नहीं उगेगा। तो दैट इज़ एन एक्सियोम, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इसको हम एक्सियोम कहते हैं कि ये बातें कभी गलत होंगी ही नहीं। तो अब यहाँ पर आपका ये SAS एक्सियोम है। SAS एक्सियोम का क्या मतलब है? कि यदि ये दो साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, या हम ये वाली साइड लें, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड, अब इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड से जो एंगल बना, ये बना, इन दोनों साइड से ये एंगल बना, तो यदि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इज नोन एज SAS एक्सियोम। तो हम इसकी हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी तक हमने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं की है, सिवाय इसके कि इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इंक्लूडेड साइड कौन सी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे? वी विल टेक टू ट्राइंगल्स। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC एंड DEF। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है?
मैं इसका ही प्रूफ उठा रही हूँ ताकि आपको इसको देखने में दिक्कत ना जाए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इन दो ट्राइंगल में आपको क्या होगा, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। तो आप कोई से भी दो एंगल ले सकते हो, बट एनसीईआरटी में दे हैव टेकन एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये वाला एंगल एंगल E के इक्वल है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। हाँ, सिंगल लाइन से मार्क किया वो आपस में इक्वल है, डबल लाइन से मार्क किया दे आर इक्वल टू ईच अदर। और आपकी ये वाली साइड इंक्लूडेड साइड BC EF के इक्वल है। ये सब आपका क्या हो गया, गिवन। वी विल सिंपली राइट वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF की जगह हम क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC। वी विल राइट गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आपके पास दो ट्राइंगल है जिसमें एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, और BC एंड EF आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपको गिवन है, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन क्लियर। अब करें क्या, अब देखो, अब आपके पास देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। क्या थ्री पॉसिबिलिटीज़, कि हमारा यदि हमारे पास यहाँ पर तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है कि भाई ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल इक्वल है। हम इस साइड से देख रहे हैं, आप उस साइड से भी कर सकते हो। अब ये वाली जो साइड है AB और DE, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तीन चीज़ें हो सकती है, या तो AB DE के इक्वल ही हो, या AB DE से ग्रेटर हो, या AB DE से स्मॉलर हो। तीन ही बात हो सकती है ना। आपके पास दो साइड्स हैं, तो या तो दोनों साइड इक्वल होंगी, या एक साइड बड़ी होगी, या वो साइड छोटी होगी, है ना। तीन पॉसिबिलिटी ऑकर हो रही है। तो हम इन तीनों केसेस को लेकर के तीनों केस में प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और तीनों केसेस में प्रूव हो गया तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। तो अब हमने यहाँ पर टू प्रूव हो गया, अब हमने क्या किया, प्रूफ लिखेंगे। हाँ, प्रूफ में आप देखो थ्री केसेस अराइज। आपका क्या हो गया, वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये प्रूव करने के लिए फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्राइंगल्स सी दैट थ्री केसेस अराइज। ये हमको वहाँ पर नहीं लिखना है, हम सीधे क्या लिखेंगे, केस वन। केस वन क्या हो गया, लेट AB इक्वल टू DE। जो आपकी AB है वो DE के इक्वल है। हाँ, आपने क्या ले लिया केस वन में कि ये AB एंड DE आर इक्वल, AB DE के इक्वल है। केस वन AB DE के इक्वल है, केस टू AB ग्रेटर देन DE, केस थ्री AB लेस देन DE। 2, 3 कैन बी इंटरचेंज, नो प्रॉब्लम। अब यदि आपकी AB DE के इक्वल है तो आप सिंपली क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE है, एंगल B एंगल E के इक्वल है ना, और BC EF के इक्वल है, एंड BC इक्वल टू EF। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, SAS। तो SAS एक्सियोम से, तो दिस इम्प्लाइज बाय SAS एक्सियोम, या सिंपली SAS लिखा तो भी चलता है। SAS एक्सियोम से क्या हो गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के। तो फर्स्ट केस तो एकदम आसान है कि ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, तो आपने सिंपली क्या बोला कि भाई ये दो साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ये जो तीसरी साइड है इस एंगल के साइड में वो इक्वल भी हो सकती है। तो यदि वो इक्वल है तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो भाई ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब A से भी लगेगा। यदि ये सही है तो फिर A से भी क्राइटेरिया माना जा सकता है ना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब हम केस टू लें, तो केस टू में हम क्या ले लें, दो ऑप्शन है अब आपके पास, या तो हम AB को DE से बड़ा ले लें या स्मॉल ले लें। NCERT में व्हाट दे हैव टेकन,
केस 2 लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। अब हमने क्या ले लिया कि ए बी डी ई से बड़ी है। हाँ, केस 2 ए बी ग्रेटर देन डी ई। अब मान लो ये साइड 4 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की है, तो हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो, है ना। कर सकते हैं, ये समझने का, लिखने वाला अपन उधर लिखेंगे, ठीक। तो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इधर। हाँ, तो ये समझो और लिखना वही जो मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि भाई यदि ये पूरी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढ लूँ, इसको नाम दे दूँ P, और ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर अलग। तो भाई ये एंगल तो इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और अब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूँ C से, तो ये ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक। अब इस ट्राइंगल के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, मतलब दे आर इक्वल। ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ये साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल तुमको मिला है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के पूरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया ना? हो गए कॉन्ग्रुएंट। फिर से क्राइटेरिया कौन सा लग गया? ऐसे एस, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी लगेगी। कल हमने बात की थी सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यदि हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो सीपीसीटी से क्या होगा? सीपीसीटी से आपका ये वाला जो एंगल है, एंगल पीसीबी, हाँ, एंगल पीसीबी किसके इक्वल होगा? एंगल डीएफई के। दिस इज इक्वल टू एंगल डीएफई, या हम बोले ये एंगल इतना सा इस पूरे एंगल के इक्वल है, होगा सीपीसीटी से, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर आपको क्या याद आया कि भाई हमको तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल इतना बड़ा इसके इक्वल है, और हम तो कह रहे हैं कि अभी इतना सा भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। ये जो गैप है, ये जो हमको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है इतना, ये गैप नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 0, ये गैप होना ही नहीं चाहिए। यदि ये एंगल, मान लो मैं एंगल की वैल्यू बोल दूँ 30 डिग्री, कि ये पूरा एंगल 30 का है, ये एंगल 30 था, तो ये एंगल भी 30 है, और हमने जब सीपीसीटी से प्रूव किया तो इतना पोर्शन भी 30 है। ऐसा कब पॉसिबल है? ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब ये पॉइंट यहाँ पर ही हो, ए और पी अलग अलग पॉइंट ना हो। इफ़ दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, दोनों सेम पॉइंट हो, तभी पॉसिबल है। और यदि ऐसा है कि ये सेम पॉइंट हैं, हाँ, तो आपका ए एस ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो आपका ये ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। ये आपका केस 2, ठीक। तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिख लें। अब आपका केस 2 क्या हो गया? डायग्राम हमारा ऊपर है, कोई बात नहीं। केस 2 में हम लेंगे लेट ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी डी ई से बड़ी है, तो ए बी डी ई से बड़ी है, तो वी कैन टेक अ पॉइंट ऑन ए बी। तो लेट्स टेक पॉइंट P on AB such that एंगल कौन सा था? B था, हाँ, एंगल B पर था, तो हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया P, तो PB और DE आपस में इक्वल हैं, सच दैट PB इक्वल टू DE, है ना। वो 4 सेंटीमीटर हमने मैच कर लिया, ये कंडीशन हमारी आ गई। अब इसके बाद का मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको डायग्राम भी साथ में देखने को मिले, हाँ। तो अब हमारा क्या हो गया? अब हम फिर से इसी ट्राइंगल की बात कर लें। तो अब केस 2 में हमारा इन ट्राइंगल, अब हमने इसके बाद क्या किया? जॉइन P और C को जॉइन कर दिया, और जॉइन एक्चुअली अपन करते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये हमने जॉइन कर दिया। थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, ठीक है। अब ये आपने जॉइन कर दिया, तो अब आपका क्या हो गया? इन ट्राइंगल। अब आपको एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? PBC, इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF क्या क्या इक्वल है? PB किसके इक्वल है? DE के, हमने अभी बताया था। और हमारे पास एंगल B एंगल E के इक्वल है, और BC EF के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन हैं, है ना, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। तो अब आपका ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? SAS।
तो बाय SAS एक्सियोम दिस इम्प्लाइज बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS क्या हो गया, ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के। ठीक, PBC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब PBC और DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद अपन ने क्या लगाया था, याद है, CPCT। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल PCB इक्वल है एंगल DFE के। तो दिस इम्प्लाइज एंगल PCB इक्वल टू एंगल DFE बाय CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये आपका आ गया CPCT से। अब ये एंगल इक्वल है, पर हमारे पास कंडीशन क्या थी कि एंगल ACB इक्वल है एंगल DF के। हाँ, बट एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE वाज गिवन टू अस। हाँ, ये हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से लाए और ये हमारे पास ऑलरेडी था DFE। ठीक, तो क्या हो गया, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दें तो PCB DFE के इक्वल है और ACB भी DFE के इक्वल है। टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C इक्वल हो जाते हैं। ये भी बेटा यूक्लिड का एक्सियोम है, तो दिस इज हाउ वी यूज इट। तो इससे क्या हो गया, एंगल PCB और एंगल ACB आपस में क्या हो गए, इक्वल। पर एंगल PCB हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल PCB और एंगल ACB इक्वल है। एक और एक्सियोम है यूक्लिड के, आपका पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज़ का पार्ट पूरी चीज़ के बराबर नहीं हो सकता, वो उससे छोटा ही होगा। हाँ, कोई भी चीज़ है, जैसे मेरा हाथ है तो मेरी उंगली हाथ से बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी होगी। नेल है, वो फिंगर से छोटा होगा। हाँ, कोई भी चीज़ आप कोई भी देख लो, किसी भी जगह कोई भी चीज़ उठा के देख लो। पेन है तो ढक्कन जो है वो पेन से छोटा होगा, निब पेन से छोटी होगी। घर है तो रूम जो है वो घर से छोटा होगा। हाँ, मोबाइल है तो आपका मोबाइल का कैमरा है या कोई भी स्विच है वो पूरे मोबाइल से छोटा होगा। पार्ट, किसी भी चीज़ का पार्ट, होल मतलब पूरे के इक्वल नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा, उसका पार्ट है ना। तो बहुत सारे पार्ट मिला के होल बना है, पूरी चीज़ बनी किससे है, बहुत सारी चीज़ें मिला करके। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट पूरे होल के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट भी लग रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। पर ये कब पॉसिबल है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब ये P और A एक ही पॉइंट हो। ये P पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये एंगल PCB और एंगल ACB इक्वल है। इसका मतलब P एंड A कोइंसाइड करते हैं, वो अलग अलग पॉइंट ही नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड A कोइंसाइड। ठीक है, P और A अलग अलग पॉइंट ही नहीं है, P और A सेम है। तो हमने PCB को DF के कॉन्ग्रुएंट किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ABC और DF भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि P को रिप्लेस कर दिया A से। तो आपका सेकेंड केस भी प्रूव हो गया कि यदि साइड बड़ी थी तो भी हमने उसको प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। मतलब हो ही नहीं सकता, साइड बड़ी हो ही नहीं सकती। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि यदि दो ट्राइंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो दूसरी साइड है, हाँ, SAS वाली जो दूसरी साइड है वो उससे बड़ी हो, वो इक्वल ही होगी, है ना। केस 1 तो क्या था, इक्वल है, तो इक्वल है तो SAS लग गया। केस 2 में भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो अलग अलग है ही नहीं, हो तो सेम पॉइंट है, मतलब इस केस में भी साइड इक्वल होगी ही होगी। अब तीसरा केस, अब हम चलें केस 3 की तरफ। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये साइड बड़ी है। हाँ, तो हमने अब हम इसको वो कर देंगे एक्सटेंड। अब हमने बोला केस 3, ये केस 1 केस 2 हो गया। नाउ वी विल टेक केस 3। तो केस 3 में क्या होगा बेटा, आपको पता ही है कि भाई AB जो है वो DE से छोटी है, AB इज लेस देन DE। केस 1 क्या था कि AB DE के इक्वल है,
केस 2 क्या हुआ, ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। केस 3 क्या हो गया, ए बी इज़ लेस देन डी ई। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ए बी डी ई से छोटी है, तो भाई छोटी है तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट एम तक ताकि ये इसके बराबर हो जाए, और फिर से हमने सी और एम को ज्वाइन कर दिया। हाँ, ये इन्होंने एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ लिख दिया है सिमिलरली। तो अब हमने क्या किया, एक्सटेंड या प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस किया, बी ए को, बी ए टू एम, बी ए को कहाँ तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट एम तक, सच दैट, कैसे, ताकि वो आपस में इक्वल हो जाए, कौन, ए बी एम इक्वल टू डी ई, सच दैट बी एम इक्वल टू ई डी, बी एम और ई डी आपस में इक्वल हो जाए, उतना हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को इंक्रीज कर दिया ताकि दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। हो गई बराबर। अब फिर से हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब कौन सा लेंगे, ट्राइंगल एम बी सी। नाउ इन ट्राइंगल एम बी सी एंड ट्राइंगल डी एम बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। अब एम बी सी और डी ई एफ में क्या क्या है वही सब फटाफट से लिख लो आप फिर से। तो क्या हो गया, एम बी आपका या बी एम जो लिखा है वैसे लिख लो, बी एम इक्वल टू ई डी, है ना, ये ऊपर से आ गया। और आपके पास क्या था कि बी सी तो ई एफ के इक्वल है और एंगल बी और एंगल ई बी इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल। तो फिर से क्राइटेरिया कौन सा लग गया, एस एस। दिस इम्प्लाइज बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम ट्राइंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। एम बी सी और डी ई एफ फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एम बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसकी सिपिसिटी से कौन सा एंगल इक्वल आएगा, अब इसकी सिपिसिटी से एंगल एम सी बी इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज एंगल एम सी बी, एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये आ गया। वाई, सीपीसीटी लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कैसे कर दिया आपने। सीपीसीटी से ये कंडीशन आ गई। अब सीपीसीटी से ये कंडीशन आ गई तो आपको वही बातें जो आपने थोड़ी देर पहले की थी, क्या, अब फिर से देखो क्या हो गया, ये वाला एंगल, हाँ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। पर आपको क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन में ओरिजिनली दिया था कि एंगल ए सी बी एंगल डी एफ ई के इक्वल है। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करके आपको फिर क्या मिल गया कि एंगल एम सी बी और एंगल ए सी बी आपस में क्या हो गए, इक्वल। फर्स्ट सेकेंड पार्ट समझने में टाइम लगता है, थर्ड तो सेम स्टेजेस फॉलो होती है ना, स्टेप्स आपकी। तो एंगल एम सी बी और एंगल ए सी बी इक्वल है। अब एंगल एम सी बी और एंगल ए सी बी इक्वल है तो व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, हाँ, ये कब पॉसिबल है, ये जो गैप दिख रहा है ये होना ही नहीं चाहिए, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। दो एंगल इक्वल है इसका मतलब ए और एम अलग अलग पॉइंट हो ही नहीं सकते, दे नीड टू बी कोइंसाइड। तो फिर से आप क्या लिख दोगे, दिस इम्प्लाइज ए एम एंड ए कोइंसाइड, है ना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड ए कोइंसाइड। एम और ए कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अभी आपने प्रूफ किया था ट्राइंगल एम सी बी, तो अब ट्राइंगल क्या हो गया, ए सी बी भी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल डी एफ ई के। तो हमारे जो तीन पॉसिबिलिटीज़ थी हमने तीनों को रूल आउट कर दिया कि भाई यदि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ, मतलब यदि आपका ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सॉरी, इफ़ यू हैव टू ट्राइंगल्स जिसमें आपके पास यदि ये वाली, सॉरी ये नहीं, हमने कौन सी ली थी, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हाँ, तो आपका क्या हो गया, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, यदि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो सीधे ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, केस सेटिस्फाइड। केस 2 में हमने क्या बोला, ये वाली साइड इससे बड़ी है तो हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन करके अब इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट किया सीपीसीटी से, ये इतना सा पोर्शन इस एंगल के इक्वल है, पर हमारे पास ऑलरेडी क्या था कि ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो। और जैसे ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ तो हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए।
है ना। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि यदि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो थर्ड साइड इक्वल होगी ही होगी, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, तभी उनकी बाकी की साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ रही है आपकी, है ना। ये हमारा केस 2 हो गया। केस 3 में हमने क्या किया, हमने इस लाइन को हमने बोला ये साइड छोटी है ये बड़ी है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट तक और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ये बड़ा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो भाई ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल है, बट क्वेश्चन में तो आपको दे रखा था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो अब ये छोटा है और ये बड़ा इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, तो ये कोइंसाइड कर जाएंगे। अब ये कोइंसाइड कर गए तो आपका ये ट्राइंगल की बजाय यही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब यदि एक ट्राइंगल में दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज इक्वल देन ट्राइंगल हैज़ टू बी कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ ASA। ठीक है, 4 मार्क्स में आता है बेटा, आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है सॉल्यूशन, तो इट कम्स इन 4 मार्क्स एग्जाम में। तो थोड़ा सा लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्पेशली निर्जा मोदी कैम्ब्रिज कोर्ट के बच्चे। हाँ, अभी तक आपके स्कूल्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आए तो 4 में से 4, 1 नंबर भी इधर उधर, आधा नंबर भी आपका डिडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या बोला है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, हाँ नाम पे बहुत ध्यान देना है, ABCD नहीं है, इट इज़ ACBD। आप ऐसे उठा के बना दो और ABCD लिख दो, सारा गड़बड़ हो जाएगा, आगे की चीज़ें मैच ही नहीं होंगी, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो भी नाम दिया है उसको केयरफुली रीड करो कि इट इज़ ACBD। तो हमने क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना लिया और हमने नाम लिखा ACBD। ठीक, ABCD नहीं, ACBD। अब आपको क्या बोला है, AC AD के इक्वल है, तो AC AD के इक्वल है। डायग्राम देखते ही, अब डायग्राम मतलब क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसको मार्क करना शुरू कर दो, आपको क्या क्या चीज़ें इक्वल दी है। फिर क्राइटेरिया सोचो क्या अप्लाई हो रहा है, क्या प्रूव करना है, क्या क्राइटेरिया लग रहा है, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो भाई ACBD AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल AB, तो AB को ज्वाइन कर दें, तो AB क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में, यदि एंगल A 100 डिग्री का था तो इधर भी 50 बचेगा और इधर भी 50 बचेगा। अगर 80 था तो ऊपर 40 नीचे 40। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मैंने इनको XX ले लिया, मुझे थोड़ा पता 100 है या 80 है, तो मैंने ले लिया कि भाई एंगल इक्वल है तो XX है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, कि आप किसको कॉन्ग्रुएंट कर दो, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल को किससे, ABD से। हाँ, नाम पढ़ा ABC ABD, और अपन ने जब ऐसे लाइन पे हाथ फेरा तो आपका AB पे आप 2 बार गए ना, तो क्या पता चल गया, AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। मैं इस D वर्टेक्स को उठा के यदि C पर रख दूँ, दिस इज़ लाइक दिस, ऐसे है ये वाली लाइन कॉमन है, इसको उठा के ऐसे रख दें तो वो ओवरलैप करेगा, है ना। ये उठा के सिंपली D को C पे रखा है, A पर है, B पर है, C एंड D आर चेंजिंग देयर पोजीशन, ये उठाकर यहाँ जस्ट रोल करना है। क्लियर, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्या क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है और हमें पता है ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया लग गया। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये पार्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो भाई BC और BD कहाँ है आपकी, ये रही BC और ये रही BD। तो भाई जब ये ट्राइंगल उठा के हम इस पर रखेंगे तो ये वाली साइड इस पर ओवरलैप करेगी ना, BC BD के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दे आर इक्वल। जब भी इस तरह की बात पूछे तो उसका रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, CPCT से, कि BC और BD आपस में इक्वल हैं बाय CPCT। कंसेप्ट क्लियर, लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। और डायग्राम बनाना है, हाँ 1 मार्क में क्वेश्चन हो तो मत बनाओ, अदरवाइज 3-4 मार्क्स में तो 100%, 2 मार्क्स में भी डिपेंड करता है। यदि कुछ प्रूफ का है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, यू शुड ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। गिवन, क्या क्या गिवन है, AC इन ACBD, क्वाड्रिलेटरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ACBD क्वाड्रिलेटरल है। इन ACBD AC AD के इक्वल है
और एंगल बी ए सी, ए बी बाइसेक्ट करे एंगल ए को, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, और हमने इसको x ले लिया था तो आप इसको x भी लिख सकते हो, ठीक है। और डायग्राम दिया हुआ है तो आपने इस पे इन्होंने देखो इन्होंने इक्वल लाइन मार्क की हुई है, ये एंगल इक्वल है सो दे हैव मार्क विद सिंगल लाइन। दो एंगल इक्वल होते तो दूसरे को डबल डबल लाइन से मार्क करते, ठीक। अब हमको गिवन ये है टू शो, हमको शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, और हमको बी सी एंड बी डी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। बी सी एंड बी डी लिखकर हमने छोड़ दिया। अब गिवन है टू प्रूव हो गया। अब कंस्ट्रक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रूफ। अब देखो बेटा, जब आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल दे दिया कि किसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो आधा काम तो हो गया, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सीधे हम ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स यू शुड नेम देम। सबसे पहले ये तो बताएं कि इन दोनों में, किन दोनों में, ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी में, फिर बताएं क्या क्या इक्वल है, हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। आपने क्या अप्लाई करना है, ऐसे एस, तो पहले एक साइड लिखो, फिर एक एंगल लिखो, फिर एक साइड लिखो। तो आपको क्या पता है यहाँ पर साइड कौन सी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी, रीज़न क्या है, गिवन। फिर एंगल कौन सा इक्वल है, हमने लिख दिया है वहाँ पर, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी हमने लिख दिया है गिवन, ठीक है। तीसरी साइड, ये आपकी साइड हो गई, ये आपका इंक्लूडेड एंगल है, और तीसरी साइड क्या थी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, हाँ। और कई बार यहाँ पर बी ए डी लिखा होता तो ए बी इक्वल टू बी ए लिखते, पर ये ए बी सेम आ रहा है, हमने जस्ट उठा के फ्लिप किया उसके ऊपर। तो ए बी इक्वल टू ए बी, रीज़न क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कॉमन, वो साइड दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो ये साइड एंगल साइड हो गई आपकी, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, सुंदर से लिखो, इक्वल टू का साइन उस पर टिल्डा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड में बी सी और बी डी में रिलेशन लाना था, हाँ, यहीं से आप डायग्राम की बजाय यहीं पर देख लो, बी सी बी डी पे ओवरलैप करेंगी, तो बी सी इक्वल टू बी डी, रीज़न क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा, हैंस प्रूव्ड। हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बेटा एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। जो भी स्कूल वाले बहुत इजी पेपर बनाते हैं वो जनरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ विदाउट चेंज, स्पेशली ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में भी आप जब एग्ज़ाम्स दोगे स्कूल में, यू विल सी कि मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं एनसीईआरटी के। कुछ स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेंगे एनसीईआरटी वाले, तो उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि यदि क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो 3 पूरे मिलना चाहिए, 4 में आया तो 4 मिलना चाहिए, 2 में है तो 2, जितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आए उसमें आपके सॉल्यूशन में आधा नंबर कट करने की भी टीचर के पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना बढ़िया परफेक्शन के साथ सॉल्यूशन करो कि टीचर को कॉपी देख के मज़ा आ जाए कि बहुत बढ़िया किया है, कहीं मार्क्स काटने की इच्छा ही नहीं हो। और आपने गिवन नहीं लिखा, टू प्रूव नहीं लिखा, सीधे लिख दिया, सीपीसीटी वगैरह नहीं लिखा, तो हर जगह आप मार्क्स लूज़ करोगे, क्योंकि ज्योमेट्री है, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे नाम क्या हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, जिसमें ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। हाँ, ये सिंगल लाइन बना दी उसके ऊपर। और एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है। कहाँ एंगल डी ए बी, ये देखो एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए। जैसे आपने ये लाइन चलाई, आपको क्या पता चल गया, ये वाली साइड ओवरलैप हो रही है दोनों एंगल्स में, कॉमन साइड है। हाँ, ए बी और बी ए
बस नाम क्या हो रहा है, इधर ए बी है इधर बी ए है, तो ए बी इक्वल टू बी ए, सो इट कॉमन है दोनों में। अब हमको क्या प्रूफ करना है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं पर मोस्ट ऑफ द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाकी के पार्ट सीधे CPCT से होते हैं। ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है BAC के, मतलब ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC नीड्स टू बी मेड कॉन्ग्रुएंट। तो आपको अभी पता चल ही गया, क्या पता चला कि ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, हमको गिवन है। फिर हमको क्या गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। हाँ, तो ये साइड और ये जो एंगल है ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड के जॉइंट पे बना ना, दिस इज इंक्लूडेड एंगल। तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS। तो SAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखें, गिवन इन ABCD AD इक्वल टू BC, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंड टू प्रूफ में बेटा यही तीनों चीज़ें फिर से लिखनी पड़ेगी आपको, दिस इज टू प्रूफ। ठीक, ये सारी बातें फिर से लिखेंगे, फिर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में आपको क्या पता है, जब ट्राइंगल का नाम दे दिया यू शुड बी हैप्पी, आपका आधा काम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD और BAC में तो AD BC के इक्वल है। देखो कैसे जाता है, A से D, B से C, AD इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल DAB तो इसका क्या आएगा, CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, दिस इज ऑल्सो गिवन। तीसरी चीज़ ही हमने निकाली थी, क्या निकाली थी कि AB इक्वल टू BA, AB और BA आपस में इक्वल है। रीज़न क्या हो गया, कॉमन, दिस साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा था, SAS, तो बाय SAS। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पहले भी लिख सकते हो कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC बाय SAS, या बाय SAS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ऐसे भी लिख सकते हो, या बाय SAS इसके बाद भी लिख सकते हो। पर क्राइटेरिया कौन सा लगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यदि आप क्राइटेरिया मेंशन नहीं करोगे, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, सब सीख लिखा पर क्राइटेरिया नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे। यू नीड टू राइट द रीज़न कि कौन से क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू AC। जस्ट लुक एट द नेम ऑफ द ट्राइंगल, BD और AC ओवरलैप कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो दिस इम्प्लाइज BD इक्वल टू AC। रीज़न क्या होगा, बाय CPCT। ठीक, सेकेंड क्या है, एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। जो ट्राइंगल का नाम है वही एंगल्स के नेम हमको प्रूव करने हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। जब ट्राइंगल इक्वल है तो उसके एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते ही होते हैं। और लास्ट में क्या लिखते हैं हमेशा, हेंस प्रूफ। तो लास्ट में आपने लिख दिया हेंस प्रूफ। अब यहाँ पर डायग्राम में आप एक बार देखना चाहो तो देखो, यहाँ पर आपका BD AC के इक्वल है। ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दे तो BD किसके ऊपर आएगी, AC के ऊपर। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको हम उठा करके, हाँ, इसका B यहाँ पर आ रहा है, इसका A यहाँ पर आ रहा है, और ये C वाला पोर्शन इधर जाएगा, BAC। हम इसको उठा के पलट के रख रहे हैं, हम इसको उठा के ऐसे नहीं फ्लिप नहीं कर रहे इस बार, हम इसको उठा के उल्टा करके रख रहे हैं ताकि ये B A पर आए और ये C D पर जाए, तब वो मैच होंगे, है ना। या उसको उठा के इधर ले आओ कि D को C पे रख दो, ये हो रहा है इसमें। जब हमारी एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस होंगे, आई विल शो यू, आई हैव ऑल द कटिंग्स, देन आई कैन शो यू दिस थिंग कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बाकी ऐसे सिंपल है। तो ये हो गया। फिर आपका क्या था, BD इक्वल टू AC आपको पता चल गया। तीसरी चीज़ क्या है, एंगल ABD। तो एंगल ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल BAC ये वाला एंगल। ये ट्राइंगल में ये एंगल आया,
और इस ट्राइंगल में ये एंगल आया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल टू अ लाइन सेगमेंट AB। आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके ऊपर इधर से एक परपेंडिकुलर आया AD, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने 90 डिग्री एक बॉक्स स्क्वायर बना करके या रेक्टेंगुलर बॉक्स बना करके शो करते हैं कि एंगल 90 है। और ये वाली साइड किसके इक्वल है? इधर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, उसका नाम है BC। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल इज 90। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपके पास एक लाइन थी और इस साइड एक परपेंडिकुलर उस पर डाला और एक परपेंडिकुलर इस साइड डाला अपोजिट साइड पे, और अब हमने इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका BC है, ये आपका AD है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O। अब बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट मतलब हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल दोनों का 90 है। अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD ने AB को बाइसेक्ट किया, CD बाइसेक्ट नहीं हुई, CD ने AB को बाइसेक्ट किया। मतलब व्हाट यू नीड टू प्रूव? यू नीड टू प्रूव दैट AO एंड BO आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि AO BO आपस में इक्वल है। यदि AO BO इक्वल हो गए तभी तो वो CD उसको बाइसेक्ट करेगी। CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O। तो O पॉइंट से CD जब क्रॉस हुई, O पे इंटरसेक्ट किया उसने AB को, तो उसने AB के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए। हाँ, बाइसेक्ट किया मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यदि लाइन 6 सेंटीमीटर की थी तो 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, जितना भी साइड है उसका हाफ हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दैट मीन्स बाइसेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करना है हमको कि ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल हैं। तो अब हम इस डायग्राम को देखें और सोचें कि हम यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं। हमको ये एंगल साइड इसके इक्वल दिख रही है, ये एंगल इसके इक्वल दिख रहा है, ये साइड है, ये एंगल है। अब दूसरी कोई साइड में तो हमें कुछ बोला ही नहीं है, तो हम साइड वाला क्राइटेरिया तो लगा ही नहीं सकते। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है आपको? कि ये लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं। व्हेनेवर लाइन क्रॉस एंड मेक एन एक्स, एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में क्या पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वी इवन प्रूव दैट। तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। हाँ, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। रीज़न क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है। क्राइटेरिया कौन सा हुआ? एंगल इधर इधर और साइड बाहर इंक्लूडेड नहीं है, तो AAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए? तो गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन है आपका AD एंड BC आर परपेंडिकुलर। तो AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB। और बस टू प्रूफ AO इक्वल टू BO। ठीक, तो अब हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पर आपको ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये नहीं बोला है। और ये चीज़ कहाँ से आएगी? जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसकी CPCT से AO BO इक्वल आएंगे, है ना। तो यहाँ ट्राइंगल का नाम आपको लिखना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्राइंगल का नाम लिखते वक्त कॉरस्पॉन्डेंस का, कि कौन सा एंगल किस पे ओवरलैप होना चाहिए, किसके ऊपर कोइंसाइड होना चाहिए, कौन सी साइड किस साइड पे जाएगी, ताकि वो इक्वल पार्ट एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। इक्वल पार्ट के ऊपर अनइक्वल पार्ट रख दोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो, यदि हमने एक ट्राइंगल का नाम लिख दिया AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, अब दूसरे का नाम मुझे लिखना है, हाँ, AOD, तो दूसरा क्या होगा? BOC। क्यों? क्योंकि AD और BC इक्वल है, तो AD के ऊपर तो BC ही आना चाहिए और इधर क्या आएगा? बीच में O पर हो, तभी वर्टिकली अपोजिट होगा। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, या आप इसको लिख सकते थे BCO, आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्राइंगल BCO। यदि हम ऐसे गए हैं तो यहाँ ADO होगा। ठीक है, OAD लिखा है इसको, OAD, तो इसको लिखेंगे OBC।
ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ट्राइंगल का नाम सोच समझ के सही लिखो, आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगी। तो आपने लिख दिया इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। अब हमारा क्या है, AOD एंड BOC में आपके पास है एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। देखो OAD OBC OAD OBC इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्यों परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल 90 आया। फिर हमारे पास क्या है कि BC इक्वल टू AD, इस ट्राइंगल में AD है उसमें BC है, इसके सारे पार्ट्स इधर रखना है, उसके सारे पार्ट्स उधर। जब कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों को तो एक की सारी प्रॉपर्टीज एक साइड, दूसरे की सारी इधर, और फिर कंपेयर करते चले 1 to 1। तो AD इक्वल टू BC, दिस इज ऑल्सो गिवन। फिर तीसरा क्या हुआ, एंगल AOD, एंगल AOD लिखा है, यहाँ पर BOC है, इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैन बी रिटन इन शॉर्ट एज VOA। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल हो गया, तो बाय, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय AAS। AAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको CPCT भी तो लगानी है जो प्रूव करना है। तो दिस इम्प्लाइज AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO। रीजन क्या आ गया, बाय CPCT। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या थी कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया, तो हम लास्ट में वही लिख देंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब CD ने AB को बाइसेक्ट किया, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, जो भी आज क्लास में कराया है उस सबको एटलीस्ट 2 टाइम्स शुड बी रिटन। हाँ, एक बार देख करके लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, जहाँ प्रॉब्लम है पूछो। थैंक यू।